केजीबी से बाबा ने बचाया। पूरे सप्ताह की कोशिश के बावजूद भी जब किसी भी देश ने वीज़ा नहीं दिया तो अंततः मैं एक बार फिर लाओस लौट आया। यही एक देश था जिसने मेरे लिए दरवाजे बंद नहीं किए थे। वहां पहुंचकर स्वीडन जाने की कोशिश में लग गया ताकि राजनैतिक शरण के लिए वहां निवेदन कर सकूं। चूँकि बाबा ने यह संदेश भिजवाया था कि मैं कहीं भी जाकर कोई काम कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे भरोसा था कि वह मेरा मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं स्वीडन स्टॉकहोम जाने की तैयारी में जुट गया। लाओस में वियन टाउन से मॉस्को और फिर मॉस्को से स्टॉकहोम के लिए एरोफ्लाट नाम की हवाई सेवा उपलब्ध थी। उसकी उड़ान सप्ताह में केवल एक दिन शनिवार को थी। अगले दिन रविवार को प्रातः ही मॉस्को में विमान उतरकर अपराह में स्टॉकहोम के लिए उड़ान होती थी। एरोफ्लाट अधिकारी ने पूछा, क्या आपके पास स्वीडन के लिए वीज़ा है, तथा पासपोर्ट के विषय में भी पूछा। मैंने उन्हें मात्र वह रसीद दिखाई जिसे लाओस सरकार ने मुझे दिया था और कहा, मेरा पासपोर्ट उनके पास है। यद्यपि वह पुरानी रसीद थी, फिर भी उन लोगों ने स्टॉकहोम के लिए टिकट दे दिया। परंतु वहां तैनात कर्मचारी ने कहा कि विमान में चढ़ने के पहले वे लोग पासपोर्ट चेक करेंगे। इस प्रकार अगले शनिवार की उड़ान के लिए मेरे पास टिकट था। वीज़ा के विषय में मैंने बताया कि भारतीय होने के नाते मेरे पास स्वीडन का वीज़ा होना आवश्यक नहीं है। वे लोग भारतीय दूतावास को फ़ोन से संपर्क कर इस बात की पुष्टि कर लिए। उन लोगों ने बताया कि भारत स्वीडन के परस्पर संधि के अनुसार एक दूसरे देश के नागरिकों को प्रवेश के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। शनिवार को मुझे स्वीडन जाना था। सारे दीक्षा भाई अपना अपना लेसन दोहराने के लिए जागृति आ गए। उन लोगों के साथ व्यस्त रहने के कारण उड़ान से केवल आधा घंटा पहले ही मैं हवाई अड्डा पहुंच सका। एरोफ्लाट का छानबीन करने वाला कार्यालय बंद हो गया था। फलस्वरूप उड़ान छूट गई। विमान के उड़ान भरने के बाद ही कर्मचारी वापस आए। चूँकि लाओस से मैं जा रहा था, इसीलिए वहाँ का वीज़ा बंद करवा दिया था। मैंने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया और कहा कि लाओस में रुकने के लिए मेरे पास अब वीज़ा नहीं है। वहाँ के व्यवस्थापक ने कहा, आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाइए। मैंने WSA पासपोर्ट के भीतर के उस भाग को ही दिखलाया जिस पर लाओस में वीज़ा समाप्ति की मुहर लगी हुई थी। वे लोग पासपोर्ट के ऊपर के पृष्ठ को नहीं देख सके। वीज़ा वाले स्थान पर दृष्टि पड़ते ही उसे मेरी कथनी की सत्यता पर विश्वास हो गया। अगले शनिवार की उड़ान के लिए मैं आपका टिकट बुक कर देता हूँ और एक सप्ताह तक लाओस में रहने के लिए मैं अधिकार पत्र दे देता हूँ, उसने कहा। यह कहते हुए वह पासपोर्ट के पत्रों को पलटने लगा। अलग अलग देशों के वीज़ा पर नज़र दौड़ाई। देखा, थाई वीज़ा, कंबोडिया वीज़ा, नेपाल से बहिर्गमन वीज़ा, लाओस का स्थायी वीज़ा। अंत में उस पृष्ठ पर पहुंचा जहां मेरा फ़ोटो और पता दर्शाया गया था। पिछले हिस्से से पासपोर्ट को बंद कर दिया। उसकी दृष्टि पासपोर्ट के ऊपर वाले पृष्ठ पर नहीं पड़ी जहां भूमंडलीय WSA का फ़ोटो चिन्ह था। एक बार पुनः मैं बच गया। अब मैं अगले शनिवार को उड़ान के लिए बुक था। तब तक वहाँ रहने में अब कोई कठिनाई नहीं थी। शनिवार को सभी स्थानीय मार्गियों को हवाई अड्डे पर बुलाया। 100 से अधिक मार्गी उस दिन हवाई अड्डे पर पहुँचे। सभी बाबा नाम केवलम कीर्तन कर रहे थे। आगत परेशानी से अनजान हम सभी कीर्तन में डूबे हुए थे। छानबीन की परेशानी से यह कहकर बच गए कि मेरे पास कोई सामान नहीं है। कीर्तन और साधना एरोफ्लाट खिड़की के ठीक सामने होता रहा। चूँकि चेक करने योग्य मेरे पास कोई सामान नहीं था, इसीलिए कर्मचारी उड़ान समय तक प्रतीक्षा करते रहे। जब उड़ान का समय निकट आया तो घोषणा हुई
कि यात्री उड़ान के कुछ मिनट पहले विमान में अपना स्थान ग्रहण कर ले। बाबा की कृपा ही थी, बगैर कस्टम और आव्रजन छानबीन के विमान पर बैठने की सुविधा मिल गई। उन लोगों ने कहा कि चूंकि पिछले शनिवार को पासपोर्ट का निरीक्षण हो चुका है, इसीलिए पुनः उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, मार्गियों को नमस्कार कर लाओस से स्वीडन के लिए विदा हुआ। उड़ान भरने के बाद सर्वप्रथम विमान बर्मा आया और रंगून में उतरा। वहां से उड़कर विमान मुंबई आया। इन दिनों भारत में आपातकाल था। आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। मैं आनंद मार्ग के सन्यासी परिधान में था। घोषणा हुई कि सारे यात्री विमान से बाहर निकलकर हवाई अड्डे के ट्रांजिट कक्ष में आ जाए। मैं विमान से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि बाहर निकलने पर निश्चय ही गुप्तचर अधिकारी को यह पता चल जाएगा कि मैं आनंद मार्गी हूँ और देश से पलायन की फिराक में हूँ। वे लोग मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज देते। इस संकट से बचने के लिए मैंने गर्म चादर से पूरी शरीर ढक ली और खिड़की के ऊपर झुककर इस प्रकार बैठा जैसे मैं बीमार हूँ। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों की एक टीम निरीक्षण करने के लिए आई। गहरी नींद में मैं सोने का अभियान कर रहा था। बच निकलने का यह बहाना था। आपस में वे जो बातें कर रहे थे उसे मैं सुन रहा था। लगता है यह व्यक्ति अस्वस्थ है, उसे सोने दो, जगाना उचित नहीं है। यह कहते हुए वे विमान से उतर गए। आधा घंटा बाद सारे यात्री विमान में वापस आकर बैठ गए। उसके बाद विमान मॉस्को के लिए रवाना हो गया। बाबा की असीम कृपा से मैं फिर एक बार गिरफ्तारी से बच गया, परंतु मॉस्को में गिरफ्तारी से नहीं बच पाया। विमान जब मॉस्को पहुंचा तो प्रातः 6 बजे का समय था। स्टॉकहोम के लिए अगली उड़ान 11 बजे थी। 5 घंटे तक वहां रुकना था। घोषणा हुई कि सभी यात्री विमान से उतरकर आव्रजन चेकिंग से गुजरे। बचने का कोई चारा नहीं था। आव्रजन अधिकारियों ने भारतीय पासपोर्ट न रखने के अभियोग में मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केजीबी का एक दस्ता पूछताछ करने के लिए आया। उन लोगों ने मेरे संबंध में सारी सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू की। बगैर भारतीय पासपोर्ट के क्यों यात्रा किया? उन्होंने पूछा। सौभाग्य से रविवार का दिन था। साप्ताहिक अवकाश होने के कारण भारतीय दूतावास बंद था। इसीलिए मेरे संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे लोग दूतावास से संपर्क नहीं कर सके। केजीबी अधिकारी चकित थे कि उचित पासपोर्ट के बगैर किस प्रकार मैंने एरोफ्लाट से टिकट हासिल किया। पिछले सप्ताह वियनटाइन से मॉस्को होते हुए स्टॉकहोम के लिए मेरा आरक्षण था। मैंने उन्हें बताया। मॉस्को से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फिर मुझे क्यों रोक लिया गया? मैंने उनसे पूछा। मेरे बयान को गुप्तचर अधिकारी लिख रहे थे। पूछताछ कर कुछ देर बाद वे चले गए। शीघ्र ही दूसरा जांच दल आया और उसने भी मेरी दास्तान सुनी और पूरा विवरण लिखा। उनकी गतिविधियों से मुझे लगा कि वे मुझे स्टॉकहोम नहीं जाने देंगे। 11 बजे उड़ान थी और 9 बज रहा था। तीसरी जांच दल आया। उन्हें मैंने डांटना शुरू किया। उनसे मैंने कहा कि मुझे मॉस्को से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे स्टॉकहोम के लिए 11 बजे की उड़ान पकड़नी है। पिछले सप्ताह एरोफ्लाट की भूल के कारण मेरी उड़ान छूट गई थी। इस सप्ताह आप लोग अकारण मुझे मॉस्को में रोक रहे हैं। यह वारसा अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। आप लोग स्वयं अपने यात्रा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। IATA अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार तुम्हें 70,000 अमेरिकी डॉलर दंड स्वरूप अदा करना पड़ेगा। चूँकि आप लोगों ने 2 बार उसका उल्लंघन किया है, इसीलिए दंड की राशि दुगनी यानी कि 1,40,000 अमेरिकी डॉलर हो गई।
मैंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस स्थित एयरलाइंस के विरुद्ध हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करूंगा। मॉस्को में रोकने के अपराध के लिए तुम्हें हजारों मिलियन डॉलर दंड स्वरूप देने पड़ेंगे। तुम लोग स्टॉकहोम में आयोजित एक आवश्यक बैठक को भी नष्ट कर रहे हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व भर के में लोगों को बताऊंगा कि कोई एरोफ्लाट से यात्रा न करे, क्योंकि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का पालन नहीं करते हैं। इस क्रम में एरोफ्लाट और रूस को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। किस आधार पर और क्यों आप लोग मुझे मॉस्को में रोक सकते हैं? उस दल ने सारी बातें लिखी और बिना कोई सवाल पूछे चले गए। केजीबी का चौथा दल आया। मेरा क्रोध तब तक उबाल पर था जब तक उन्हें यह नहीं बताया कि मुझे स्टॉकहोम जाने दिया जा रहा है। साथ ही यह भी रहस्योद्घाटन किया कि यदि मैं पिछली सप्ताह वाली उड़ान को मॉस्को आया होता तो किसी कीमत पर मुझे स्टॉकहोम नहीं जाने दिया गया होता, क्योंकि उस उड़ान से रूस सरकार के कई उच्च अधिकारी यात्रा कर रहे थे। चूँकि इस सप्ताह की उड़ान में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, इसीलिए मुझे स्टॉकहोम जाने की अनुमति दी जा रही है। मेरी राय में यह मेरी धमकी का असर था। जो कुछ मैंने कहा था वह विचार मेरे नहीं थे। मुझे लगा मेरे जुबान में बाबा ही बोल रहे थे, क्योंकि यह सारी बातें मेरे मस्तिष्क में कहाँ से आती। यदि एक दिन के लिए भी केजीबी ने मुझे मॉस्को में रोक लिया होता तो अगले दिन सोमवार को जब भारतीय दूतावास कार्यालय खुलता तो मुझे या तो भारत के शिकंजों के पीछे डाल दिया जाता या रूस के किसी जेल में मेरी मृत्यु हो जाती। ज्ञातव्य है कि उस समय आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। एक बार फिर बाबा ने मेरी रक्षा की। 11 बजे की उड़ान पकड़कर अंततः मैं स्टॉकहोम पहुंच गया। बाबा महान है। आगे बढ़ना ही जीवन है। समस्त बाधा विपत्तियों के रोड़ों को पदाघात से चूर्ण विचूर्ण कर, समस्त आंधी तूफान तथा हल्का वज्र के प्रकोप की उपेक्षा कर, समस्त कुसंस्कारों को दुविधा शून्य हो भस्म करते हुए आगे बढ़ो। परम पुरुष तुम्हारे साथ है। बाबा।